गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है दोस्तों जिसमें हम हीट और टेम्परेचर की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर देखिए, एंड ऑल्सो इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग देखिए ये जो हीट है इसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी का हीट में कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये जो हीट वाला कंसेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये हीट होता क्या है। ये हीट दोस्तों एक वर्क जैसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हीट को समझने के लिए हम लोग इसको वर्क के साथ जो है कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं हीट और वर्क क्या होता है। हीट और वर्क दोस्तों एक जैसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। और इन दोनों की डेफिनेशन देखिए सेम ही होगी। तो दोस्तों ये हीट एंड वर्क की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, इट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हीट हो या वर्क हो, डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करने के रास्ते हैं हीट और वर्क। तो ये जो वर्क होता है दोस्तों, ये वर्क किसके वजह से होता है, वर्क होता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है, मान लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड पर है, और इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऊपर उठाया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, और इस वर्क के वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, मतलब आपने वर्क किया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये वर्क क्या है, एक रास्ता है ऑब्जेक्ट के अंदर या सिस्टम के अंदर एनर्जी को डालने का। और वर्क किसके वजह से हुआ है दोस्तों, ये वर्क हुआ है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये वर्क जो है एनर्जी, ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी को डालने का एक रास्ता है थ्रू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम एनर्जी को डालते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये हीट क्या होता है, फिर हीट भी दोस्तों एक रास्ता है एनर्जी को ऑब्जेक्ट के अंदर डालने का। अब दोस्तों जैसे कि वर्क जो है, ये वर्क किसके वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। वैसे ही दोस्तों ये जो हीट है ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक बॉक्स के अंदर, मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर एक गैस है जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस बॉक्स को आप ऐसे बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाओगे जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक बर्नर है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो है इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसी को हीट बोलते हैं। और ये किस रास्ते से गई अंदर, हीट के रास्ते से गई, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कैसे गई दोस्तों, वर्क के रास्ते से गई। यहाँ पे दोस्तों एनर्जी हीट के रास्ते से गई, ठीक है। तो दोस्तों ये हीट की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, इट इज़ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का ऐसा रास्ता है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम टेम्परेचर देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, अगर उनका जो टेम्परेचर है वो सेम है, मान लेते हैं ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और बी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो भी जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों क्या होगा, ये दोनों हम बोलेंगे कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और जब दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं दोस्तों तो उनके बीच हीट ट्रांसफर नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे दोस्तों हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक ट्रांसफर होगी, ठीक है। नेचुरली का मतलब कोई एक्सटर्नल मशीन का यूज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों किसी मशीन का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है दोस्तों, हीट जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर फ्लो करती है, क्योंकि मशीन का यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। अगर मशीन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो करेगी, ओके। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। अगर आपको ऐसा बोला जाए दोस्तों कि एक ही ऑब्जेक्ट है या एक ही कोई सिस्टम है, मान लेते हैं, सिस्टम क्या होता है हम बाद में देखने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस है, तो गैस के ये मॉलिक्यूल्स है और आपको बोला जाए कि ये जो गैस है ये गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोस्तों थ्रू आउट ये गैस जो है टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का टेम्परेचर आप बोल सकते हो कि सेम रहेगा इसके अंदर। मतलब इस गैस के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसका टेम्परेचर और ये वाला पार्ट जो है इसका टेम्परेचर, हर एक पार्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। और टेम्परेचर होता क्या है दोस्तों, टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल की। ये नहीं पता है तो आपको ध्यान में रखना होगा, टेम्परेचर का मतलब क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में दोस्तों तो क्या होगा,
तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर तरफ सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आपके समझ में नहीं आया है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये वाला पार्ट पढ़िए, ठीक है, ओके। और जब आप सीईटी की पढ़ाई करोगे तो ऐसे थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स आपके समझ में आते जाएंगे। तो ये हुआ दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम। एक और टाइप का इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके। उससे पहले आपके टेक्स्ट बुक में एक कंसेप्ट दिया हुआ है जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या और इसको लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ये लॉ क्या है, देखिए, इफ़ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सिस्टम का मतलब क्या होता है बाद में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, इफ़ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी। तो ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोस्तों, तो क्या होगा, देन ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो क्या होगा दोस्तों, ये ए और बी भी जो है ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, अगर दो सिस्टम ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आपके मन में भी दोस्तों सवाल आता होगा कि ये तो बहुत ही लॉजिकल है, इसको लॉ लिखने की ज़रूरत क्या है। तो पहले जो साइंटिस्ट लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे उनको भी दोस्तों इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी इसकी, मतलब जब उनको ये लॉ लिखने की ज़रूरत महसूस हुई तब उन्होंने एक लॉ लिखा और उसको उन्होंने जीरोथ लॉ बोल दिया। एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए था लेकिन ऑलरेडी फर्स्ट लॉ लिखा हुआ था ना, ठीक है। तो इस लॉ को उन्होंने दोस्तों जीरोथ लॉ बोल दिया। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें क्या ज़रूरत पड़ी होगी उनको। दोस्तों ये जो जीरोथ लॉ की ज़रूरत है वो क्या है समझते हैं। तो सपोज दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक पानी है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका टेम्परेचर आप मेजर कैसे करोगे, इसको आप थर्मामीटर का यूज़ करके मेजर करोगे ना। तो मान लेते हैं इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर हमने एक थर्मामीटर को, ठीक है, डाल दिया, ओके। तो ये थर्मामीटर जो कुछ इस प्रकार की होती है और ये थर्मामीटर के अंदर होता है दोस्तों यहाँ पर मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी या अल्कोहल, मान लेते हैं ये मर्क्यूरी है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इसके अंदर इसके कांटेक्ट में जो ग्लास है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ये जो ग्लास है इसके कांटेक्ट में दोस्तों ये मर्क्यूरी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो मर्क्यूरी है ये मर्क्यूरी ऊपर तक जाएगा ऐसे, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद दोस्तों जा करके रुक जाएगा उस, और यहाँ से रीडिंग ले करके आप क्या करते हो दोस्तों, टेम्परेचर मेजर करते हो। अब अगर दोस्तों इस पानी को हम ए बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो ग्लास ट्यूब है इसको हम बी बोलेंगे और जो मर्क्यूरी है दोस्तों इसको अगर हम यहाँ पर देखिए सी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये ए का टेम्परेचर और जो सी का टेम्परेचर है, ठीक है, ये सेम है। हम किस बेसिस पर बोल सकते हैं, अभी तो हमें पता है, अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर हम बोल सकते हैं, लेकिन जब ये लॉ नहीं लिखा हुआ था तब ये बोलने के लिए कोई बेसिस नहीं था। लेकिन अब आप बोल सकते हो दोस्तों, आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर ये जो ए है ये बी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी जो है वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। और ये ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। और ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही यूज़ है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट खत्म होता है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो ये इंटरनल एनर्जी है दोस्तों, ये यू लेटर से दिखाई जाती है, ठीक है। ये कैपिटल ई लेटर से भी दिखाई जाती है लेकिन हम लोग यहाँ पर यू लेटर से दिखाएंगे इसको। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो दोस्तों ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखिए, एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो मान लेते हैं किसी एक कंटेनर के अंदर आपके पास मान लेते हैं कोई एक गैस है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल एनर्जी। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, इन मॉलिक्यूल्स के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो इनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो एक तो होगी इनके पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरा दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर दोस्तों होगा पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के हम उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अगर ये गैस आइडियल गैस है, नॉर्मल गैस है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी मॉलिक्यूल्स के पास। लेकिन अगर दोस्तों ये आइडियल गैस है
ठीक है। तो आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, ये जीरो होता है। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो दोस्तों इनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो आइडियल गैस अगर है दोस्तों तो उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में दोस्तों टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसके बारे में। ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दोस्तों ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से उसको एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसके बारे में। ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दोस्तों आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं एक गैस है। ठीक है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके। अब दोस्तों इस गैस को मान लेते हैं आपने यहाँ पर एनर्जी दे दी, आपने इसके अंदर एनर्जी डाली, तो ये जो एनर्जी है मॉलिक्यूल के अंदर चली जाएगी दोस्तों, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर चली जाएगी। और उस एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मोशन करेंगे। तो इस एनर्जी की वजह से दोस्तों वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइप की मोशन कर सकते हैं इस एनर्जी को पजेस करने के लिए। ठीक है। उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को और अच्छे से समझते हैं। सपोज दोस्तों मान लेते हैं ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या, जैसे कि आर्गॉन होता है दोस्तों, हेलियम होता है। ठीक है। जिसके मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसका। तो मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर मोनो एटॉमिक गैस है और ये मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक गैस का। अब अगर दोस्तों इसको आप एनर्जी देते हो तो इस एनर्जी को वो कितने टाइप की मोशन करके पोजेस करेगा, इसको बोलते हैं उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मोनो एटॉमिक गैस का एटम है ये क्या करेगा इस एनर्जी की वजह से, ये देखिए ये एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है ऐसे। ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में भाग सकता है और दोस्तों ये देखिए ऐसे जेड डायरेक्शन में भाग सकता है। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो ये जो एनर्जी आप दे रहे हो ये एनर्जी 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है। तो जो मोनोएटॉमिक गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है दोस्तों 3, क्योंकि ये 3 टाइप की मोशन कर सकता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है। और ये 3 डायरेक्शन में मूव करके इस एनर्जी को पोजेस कर सकता है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का होता है दोस्तों 3। अब अगर दोस्तों कोई डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस का मतलब क्या है दोस्तों कि उसका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं ये जो कंटेनर है इसके अंदर कोई डायएटॉमिक गैस है। डायएटॉमिक गैस मतलब उसका जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं। ठीक है। ओके। तो अब अगर दोस्तों इसको आपने एनर्जी दी तो ये एनर्जी कितने टाइप के मोशन में पोजेस हो सकती है। ठीक है। तो ये एनर्जी की वजह से सबसे पहले तो सेम ऐसे ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है। ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है वाई डायरेक्शन में भाग सकता है, ये मॉलिक्यूल जेड डायरेक्शन में भाग सकता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में भाग सकता है। तो यहाँ पर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। प्लस दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल है ये अब रोटेट भी कर सकता है। ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ना, ये एक्सिस के अबाउट देखिए ऐसे है, तो ये एक्सिस के अबाउट जो है ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे रोटेट करके भी ये एनर्जी को पोजेस कर सकता है। ठीक है। तो और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। प्लस इस एक्सिस के अबाउट भी दोस्तों ये रोटेट कर सकता है। देखिए ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट कर सकता है ऐसे। ठीक है। तो ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करके भी ये एनर्जी को पोजेस कर सकता है। ओके। तो यहाँ पर एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया। लेकिन दोस्तों ये जो एक्सिस है देखिए ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट तो करेगा लेकिन एनर्जी उतनी पोजेस नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है। ओके। देखिए यहाँ पर अगर ये पेन है ये अगर ऐसे रोटेट करेगा, ये पेन अगर ऐसे रोटेट करेगा तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहा है ना। ठीक है। ओके। इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है आप बोल सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो अगर ये ऐसे रोटेट भी करेगा तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है। तो उसको हम निग्लिजिबल एज्यूम करेंगे और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हो सकता। तो अगर डायएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा दोस्तों 5 होगा। ठीक है। ओके। 5 कैसे, ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भाग सकता है, वाई डायरेक्शन में भाग सकता है, जेड डायरेक्शन में भाग सकता है। ठीक है। ये देखिए जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करके एनर्जी को पोजेस कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करके एनर्जी को पोजेस कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके एनर्जी को पोजेस नहीं कर सकता क्योंकि उतनी एनर्जी लगेगी नहीं वहाँ पर। ठीक है।
तो ये मोनोएटॉमिक गैस जो होता है दोस्तों, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 होता है, ठीक है, ओके। और जो डायटोमिक गैस होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दोस्तों, उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 5, ठीक है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये मोनोएटॉमिक गैस जो है इसकी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, F/2 kBT, ठीक है, टी सॉरी कैपिटल टी होगा यहाँ पर F क्या है दोस्तों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो मोनोएटॉमिक गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका 3, सो 3/2 kBT इतनी होगी मोनोएटॉमिक गैस की इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब डायटोमिक गैस जो है उसकी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वही है दोस्तों, यहाँ पर डायटोमिक गैस का इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 kBT, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है विदाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन विदाउट वाइब्रेशन क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। तो फिर दोस्तों ये डायटोमिक गैस जो है इसकी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U = 5/2 kBT, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट जो है खत्म होता है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होता है उसके बारे में। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है और सराउंडिंग क्या होता है इसके बारे में। ये सराउंडिंग को आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है। तो दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है, एनीथिंग विच इज़ टू बी स्टडीड, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये कुछ भी हो सकता है जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक मग है, ठीक है, और ये जो मग है इस मग के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर कॉफ़ी है एक, ठीक है। तो अब अगर दोस्तों आप कॉफ़ी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो ये जो कॉफ़ी है ये कॉफ़ी आपकी सिस्टम हुई, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये बाउंड्री क्या होती है, वो जो सिस्टम का आउटर सरफेस है दोस्तों, ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये कॉफ़ी सिस्टम है ना हमारी, तो ये कॉफ़ी का जो ये सरफेस है इसको आप बोलोगे बाउंड्री, ठीक है, ये हुई बाउंड्री। तो फिर ये सराउंडिंग क्या होता है, ये बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ें हैं दोस्तों उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो अब अगर दोस्तों सिर्फ कॉफ़ी की पढ़ाई कर रहे हो आप तो ये कॉफ़ी हो गई आपकी सिस्टम, एक कॉफ़ी की जो बाउंड्री है ये हो गई बाउंड्री, ठीक है। और उसके बाहर जो कुछ भी है चाहे वो कप हो कप, और उसके बाद जो भी टेबल के ऊपर रखा हो टेबल, एनवायरनमेंट, रूम, ये सारा हो गया आपका सराउंडिंग। लेकिन अगर दोस्तों आप कप के साथ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये जो कप है ये कप की भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉफ़ी के साथ साथ ये कप की भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये हो गई आपकी सिस्टम, कॉफ़ी विद दिस कप इज़ योर सिस्टम। और ये जो है ये हो गई आपकी बाउंड्री, ठीक है, ये हो गई आपकी बाउंड्री। और इसके बाहर जो कुछ भी चीज़ें हैं दोस्तों इनको बोला जाएगा सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। तो ये दोस्तों थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग, ये कंसेप्ट्स आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों 3 टाइप की सिस्टम्स होती है, पहली होती है ओपन सिस्टम, फिर दूसरी होती है दोस्तों क्लोज सिस्टम और तीसरी आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं दोस्तों ये ओपन सिस्टम क्या होती है। दोस्तों ये ओपन सिस्टम क्या होती है, देखिए, इफ सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ हीट एंड मास विद द सराउंडिंग इट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, अगर सिस्टम हीट और मास का एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ तो वो सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए देखिए ये आपकी सिस्टम है, ठीक है, ये पॉट विद दिस वाटर इज़ योर सिस्टम। दोस्तों क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग तो गैस का एग्जांपल लेना चाहिए, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि गैस टरबाइन वगैरह जो है आपको उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने लिक्विड का। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सिस्टम है देखिए, ये सिस्टम में ये बाउंड्री है, तो ये एनवायरनमेंट हुआ, एनवायरनमेंट से हीट जो है बाउंड्री क्रॉस कर रही है ना, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा हीट लॉस भी होगा। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच हीट एक्सचेंज हो रहा है दोस्तों, हीट हम क्यू लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सराउंडिंग और जो सिस्टम है उसके बीच हीट एक्सचेंज भी हो रहा है। और क्योंकि दोस्तों ये पानी थोड़ी देर के बाद इसका जो है भाप हो जाएगा, स्टीम हो जाएगी, वेपर हो जाएगी, ये वेपर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये वेपर जो है इसने भी जो है बाउंड्री क्रॉस की, मतलब यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दोस्तों मास भी एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हीट एक्सचेंज भी हो रहा है और मास एक्सचेंज भी हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो इसको दोस्तों हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे। तो ये एक ओपन सिस्टम है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लोज सिस्टम क्या होती है उसके बारे में। तो दोस्तों ये क्लोज सिस्टम क्या होती है, इफ सिस्टम एक्सचेंजेस हीट विथ सराउंडिंग बट नो मास, मतलब सिस्टम अगर सराउंडिंग के साथ दोस्तों यहाँ पर हीट एक्सचेंज कर रही है लेकिन कोई मास एक्सचेंज नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस सिस्टम को दोस्तों क्लोज सिस्टम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक क्लोज्ड वेसल है जिसके अंदर मान लेते हैं पानी है, ठीक है, और आप इसको यहाँ पर हीट कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है मान लेते हैं ये बाउंड्री है उसकी,
तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बाउंड्री है इसको ये हीट क्रॉस कर रही है ना, मतलब हीट जो है सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है और यहाँ पर कुछ हीट लॉस भी होगा। ठीक है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ हीट लॉस होगा, कुछ यहाँ पर हीट गेन भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये पानी की भाप बनेगी ये इस कंटेनर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हीट तो एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये थर्ड सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? इफ सिस्टम एक्सचेंजेस नाइदर मास नॉर हीट विद द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है कि ऐसी सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ ना तो मास एक्सचेंज करती है ना ही हीट एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है उसको दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास देखिए यहाँ पर एक थर्मास फ्लास्क है। ठीक है, थर्मास फ्लास्क पता है आपको, चाय उसके अंदर बहुत देर तक गर्म रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक थर्मास फ्लास्क है और ये उसकी बाउंड्री है और इसके अंदर मान लेते हैं गर्म चाय है। ओके, तो अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम और ये यहाँ पर जो सराउंडिंग है इसके बीच ना तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, ना यहाँ की हीट बाहर जा रही है, ना बाहर की हीट अंदर आ रही है। ठीक है, ओके, और ना ही दोस्तों यहाँ पर ये चाय बाहर जा रही है, ना बाहर से कोई पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये टाइप्स ऑफ सिस्टम वाला पार्ट खत्म होता है। इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट वीडियो भी दोस्तों खत्म होता है। इसका अगला वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।